आज सारे न्यूज़पेपर्स ने प्रमुखता से जो खबर छापी है वो है भारत और मालदीव के बीच जो तनातनी चल रही है, जो तनाव चल रहा है, उसके बारे में हर पेपर के हेडलाइंस में वही है। दूसरा जो न्यूज़ आज काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हर पेपर में, वह है बिल्किस बानो का केस। ये सब मेन इश्यूज हैं। इसके अलावा कुछ अलग हट के भी कुछ है कि जैसे डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने पायलट्स का वर्किंग आवर को थोड़ा कम किया है, उनको कितना रेस्ट देना है, कितना उनको रात में कितनी लैंडिंग करानी है, या फिर एक नया ग्रीन एनर्जी के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए थोरियम का कैसे यूज़ किया जाए, एक इंडियन यूज़ कर रहे हैं उसको। तो ये सब सारी बातें हैं। फिर वन नेशन वन इलेक्शन तो हम लोग सुनते थे, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, इन सब पर भी आज न्यूज़ आइटम्स है। तो आज हम लोग पहला पेपर लेते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया का आज फर्स्ट पेज पर पहला जो है उसमें माले एनवॉय विजिट्स MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एज बॉयकॉट कोरस ग्रोज। मालदीव का न्यूज़ हम लोग आपको कल से बता रहे हैं। इसमें जो कंट्रोवर्सी हुई है, जो प्रॉब्लम हुआ है, उसके चलते कल माले के जो यहाँ एम्बेसडर हैं, एनवॉय हैं भारत में मालदीव के, उनको कल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में बुलाया गया था और 4 या 5 मिनट तक उनकी मीटिंग चली। क्या बात हुई पता नहीं, भारत ने अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करने के लिए दिया होगा या फिर मालदीव का जो अपना ऑफिशियल कुछ स्टैंड होगा उसके बारे में वो बताने आए होंगे। तो वो मेन खबर है ये। अब इसमें आगे और क्या चल रहा है, अंदर के पेजेस में भी दूसरे सभी न्यूज़पेपर्स में है कि चल रहा है कि इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है, इन लोगों ने बायकॉट कॉल किया है मालदीव का कि उनसे हम लोगों को अभी कोई रिलेशन नहीं रखना है किसी तरह का। फिर ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन, एक्सपोर्टर एसोसिएशन, इन लोगों ने भी बायकॉट करने की कॉल की है कि हम लोग वहाँ माल नहीं भेजेंगे। तो पूरा कंट्री अभी यूनाइटेडली खड़ा है। किसी को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री या भारत दोनों के बारे में कोई इस तरह का बयानबाजी करे, इस तरह का हेट स्पीच करे बिना वजह। क्योंकि प्रधानमंत्री ने मालदीव के बारे में कुछ नहीं कहा था। उन्होंने अपना लक्षद्वीप जो भारत का एक यूनियन टेरिटरी है वहाँ गए, वहाँ का उन्होंने फ़ोटो पोस्ट किया और वहाँ टूरिज़्म को बढ़ावा देने की बात कही, लोगों को एक्सप्लोर करने को कहा। तो आज की स्थिति ये है कि मालदीव से रिलेशन अभी तो थोड़ा स्ट्रेंड है ही, और पब्लिक टू पब्लिक भारत के ट्रैवल एजेंसीज, भारत के एक्सपोर्टर्स, भारत के चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये सभी एकजुट हो गए हैं। फिल्म स्टार्स, प्लेयर्स, सभी कि मालदीव को अभी नहीं जाना है, बायकॉट करना है। तो माले की इकॉनमी काफ़ी अफेक्टेड होने वाली है इसके चलते, क्योंकि जैसा हमने कल भी बताया था कि माले यानी कि मालदीव की जो राजधानी है माले, इसलिए मैं बार बार माले कह रहा हूँ। मालदीव में भारतीय टूरिस्ट 2 लाख से ज़्यादा पिछले साल गए थे। वहाँ का टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है वो GDP का ऑलमोस्ट 30% कवर करता है, और उसमें सबसे ज़्यादा इंडियन टूरिस्ट कर रहे हैं वहाँ। तो आप समझ लीजिए कि क्या इम्पैक्ट उसका पड़ेगा। तो उसी से रिलेटेड और भी सारे न्यूज़ेज हैं। कुछ ट्रैवल एजेंसीज ने कहा है कि मालदीव का हम लोगों ने सारी बुकिंग कैंसिल कर दिया और उसके जगह पर अभी लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के बारे में इतनी ज़्यादा इंक्वायरी हो रही है, 3,500% इंक्वायरी बढ़ गई है। लोग अब वहाँ अपना छुट्टी कैंसिल करा के, वहाँ ट्रैवल छुट्टी कैंसिल करा के जाना चाह रहे हैं। भारत के अपने अपने सिंधुदुर्ग हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, या पहाड़ों पर जाना चाह रहे हैं। तो ये एक तरह से शिफ्ट है। दूसरी खबर जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने सेकंड पेज पर दी है वो हेल्थ से रिलेटेड है। वह है कि हाई कोलेस्ट्रॉल 2 जैब्स पर ईयर, लेटेस्ट थेरेपी कमिंग सून। अभी क्या होता है कि लोगों को जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल जैसा हम लोग जानते हैं कि LDL और HDL, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। तो अभी कोलेस्ट्रॉल के लिए जब बढ़ता है तो वो क्या होता है कि धमनी में वो जमा हो जाता है और वो ब्लॉकेज करता है, उससे हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है। तो उसका टेस्ट चलता है, लिपिड प्रोफाइल कराया जाता है, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट होता है, उसमें पता चलता है कि कोलेस्ट्रॉल कितना आपका जम रहा है। तो उसके लिए जो दवा दी जाती है उसको स्टैटिन ड्रग कहा जाता है। तो स्टैटिन ड्रग वो रोज़ लेना पड़ता है कि कोलेस्ट्रॉल वहाँ जमा नहीं हो हमारे आर्टरीज़ में।
तो अभी एक ट्रायल चल रहा है KEM हॉस्पिटल मुंबई में, जिसमें कि ये हर दिन दवा खाने की जगह पर 6-6 महीना पर एक इंजेक्शन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी साल में 2 इंजेक्शन, और उससे वो LDL बैड कोलेस्ट्रॉल जो है कंट्रोल रहेगा। अमेरिका में 2 साल पहले इसको परमिशन दे दिया गया है, वहाँ ये यूज़ में है, और इस दवा का नाम है इनक्लीसेरन। तो ये अभी ट्रायल बेसिस पर इंडिया में हो रहा है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इसमें इसका कॉस्ट बहुत प्रोहिबिटिव है। अमेरिका में जो ट्रीटमेंट होता है तो एक एक इंजेक्शन का कॉस्ट इसका करीब 2.5 से 3 लाख रुपये आ रहा है, तो साल में 5 लाख रुपये का 2 इंजेक्शन पड़ता है कम से कम वहाँ। ऐसे भारत में उम्मीद की जा रही है कि यहाँ होगा तो 1 से 1.5 लाख रुपया लगेगा 2 इंजेक्शन का कॉस्ट। स्टिल इट इज़ ऑन अ वेरी हायर साइड। लेकिन क्या है कि हर दिन दवा खाने से बहुत लोगों को जो अफोर्ड कर सकेंगे वो छुटकारा मिलेगा उनको, और लेट अस होप कि इसका इंडियन कंडीशन में इंडियन पेशेंट पर जो ट्रायल चल रहा है वो सक्सेसफुल हो। तो एक तरह से ये अच्छी खबर है, रोज़ दवा खाने की जगह 2 इंजेक्शन लेने से छुटकारा मिल जाएगा। तीसरा है कि बिल्किस बानो केस, ये सभी न्यूज़पेपर में, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, चाहे टेलीग्राफ हो, चाहे पायनियर हो, हर पेपर में ये प्रमुखता से आज खबर है कि बिल्किस बानो केस जो हुआ था 2002 में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें हुआ क्या था कि बिल्किस बानो जो थी उनके साथ ज्यादती हुई थी और उनके परिवार के 14 सदस्यों को मार दिया गया था जब गुजरात में दंगे हुए थे उस समय। तो उसमें 11 एक्यूज पकड़ाए थे, उन लोगों को ट्रायल हुआ, उन लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा हुई। आजीवन कारावास की सज़ा हुई, बाद में टर्न ऑफ इवेंट्स ऐसा हुआ, इस तरह से पिटीशन मूव हुआ, इस तरह से ये हुआ कि बाद में उनमें से 11 को लाइफ सेंटेंस को कम करके छोड़ दिया गया, उनको रिलीज कर दिया गया। तो उसके अगेंस्ट में बिल्किस बानो फिर से गई थी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कल उनका जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, उन लोगों ने कहा कि नहीं, ये 11 को जिनको रिलीज़ किया गया है उनको वापस जेल भेजिए 15 दिन के अंदर, उनको सरेंडर करना होगा, क्योंकि ये गलत हुआ है, गलत टेक्निकलिटीज़ पर है ये, इस नहीं कि डिसीजन क्या है, टेक्निकलिटीज़ पर गलत है। हालांकि पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि जब पिटीशन फाइल किया गया था वन ऑफ द एक्यूज की तरफ से कि उनको रिलीज़ किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप जाइए स्टेट गवर्नमेंट से डिमांड कीजिए। तो यहाँ पर टेक्निकल इशू क्या है, टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है, किस लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये चीज़, उसमें है कि ये इनको जो सज़ा हुई थी 11 को, उनको महाराष्ट्र में हुई थी, मुंबई में एक ट्रायल कोर्ट बनाया गया था, वहाँ से सज़ा दी गई थी। लेकिन इनको जो रिलीज़ किया गया 11 को, तो वो गुजरात सरकार ने रिलीज़ कर दिया, गुजरात के जेल में बंद थे, गुजरात सरकार ने उनको रिलीज़ कर दिया। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि गुजरात सरकार ने अपना पावर से आगे बढ़कर ये काम किया, ये उनके जुरिस्डिक्शन में ही नहीं है। जो कोर्ट बॉम्बे का या महाराष्ट्र के कोर्ट ने सज़ा सुनाई, उसको गुजरात सरकार कैसे कर सकती थी? इसीलिए इस तरह का डिसीजन अभी आया है। तो ये सारे पेपर में एडिटोरियल पेज से लेकर हर जगह इस चीज़ को लिखा गया है आज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली कहा है, अब्यूज ऑफ पावर बाय गुजरात गवर्नमेंट सेंड्स बिल्किस केस कन्विक्ट्स बैक टू जेल। इन लोगों को कहा है कि 15 दिन के अंदर आप फिर से सरेंडर कीजिए और जेल जाइए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक प्रमुखता से एक और खबर दी है कि आपको याद होगा कि अहमदाबाद और मुंबई के बीच में बुलेट ट्रेन चलाने की घोषणा हुई थी, उसके प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, वो 5 साल से चल रहा है। उस पर जापान के कोलैबोरेशन से वो प्रोजेक्ट अंडरटेक किया गया था। तो इसमें अभी सबसे बड़ा जो अड़चन आ रहा था, सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही थी उसमें ये था कि लैंड एक्विजिशन, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट था उसमें लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम बहुत बड़ा था। तो गुजरात साइड से तो करीब करीब लैंड एक्विजिशन पूरा हो चुका था, लेकिन महाराष्ट्र के तरफ जो, क्योंकि बॉम्बे वगैरह होकर जानी है तो वहाँ लैंड एक्विजिशन एक बड़ा प्रॉब्लम था। तो वो लैंड एक्विजिशन का काम अब 100% पूरा हो गया है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। और सरकार ने या रेलवे मिनिस्ट्री ने कहा है कि काम इस पर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और 2026 अगस्त में इसका ट्रायल रन हम लोग गुजरात में शुरू करेंगे बुलेट ट्रेन का।
ऐसे तो ओरिजिनल जो प्रोग्राम था, ओरिजिनल प्लान जो था, उसमें इन्वेस्टास किया गया था कि ये 2023 तक इस प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा और बुलेट ट्रेन चलने लगेगी। लेकिन ये नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है, ये इसका काम कर रही है, NHSRCL। तो इन लोगों का कहना है कि अगस्त 2026 तक इसका ट्रायल रन हम लोग गुजरात में शुरू कर देंगे। तो ये रेलवे या डेवलपमेंट या एडवेंचर, थ्रिल, सभी के लिए ये के लिहाज से एक बहुत अच्छी खबर है। एक और न्यूज़ काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है हर पेपर में कि अरेबियन सी में भारत ने अपना प्रेजेंस जो शो किया है, अभी हाईजैक करने की बात थी वहाँ ये मर्चेंट वेसल को, उसको इंडियन नेवी ने थ्वार्ट किया। INS चेन्नई ने अपना कमांडोज उस पर उतार कर वहाँ से उसको रिलीज़ करवाया, वहाँ इंडियन क्रूज थे। अभी न्यूज़ ये है कि 10 इंडियन शिप्स, इंडियन नेवल शिप्स 10, वो अरेबियन सी में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। INS चेन्नई, INS मरमुगाव, सभी बहुत सारे तरह तरह से मिसाइल लैस शिप्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, ये सब वहाँ पेट्रोलिंग कर रहे हैं कि किसी भी तरह का इस तरह का अगर घटना हो कि वहाँ शिप को हाईजैक किया जाए, वहाँ सी पायरेट्स अगर किसी तरह से दिक्कत करें, क्योंकि इंडियन क्रूज रहते हैं, वहाँ से जो शिप्स आ रही है, बहुत सारे शिप्स इंडिया आ रही है। तो आज ट्रेड, जो फॉरेन ट्रेड होता है, उसमें 80% कार्गो जो है वो शिपमेंट के द्वारा ही होती है, समुद्र के रास्ते होती है। और इंडिया का वो इम्पॉर्टेंट रूट है, गल्फ ऑफ एडन वगैरह जो है वो इम्पॉर्टेंट रूट है। अगर वहाँ डिस्टर्ब होता है, यमन के यहूतीज़ या सोमालियन पायरेट्स ये सब डिस्टर्ब करते हैं, तो भारत में दिक्कत होगी। तो इसीलिए भारत अपना प्रेजेंस वहाँ शो कर रहा है। हालांकि अमेरिका ने रिक्वेस्ट किया था भारत को कि आप भी अमेरिका भी अपने तरफ से कर रहा है, तो अमेरिका ने कहा था कि आप हमारे साथ मिलकर कीजिए, लेकिन भारत ने कहा नहीं, मिलकर नहीं करना है, ये हमें अकेले ही करना है, ये हमारा अपना इंटरेस्ट है। तो अभी भारतीय शिप वहाँ पेट्रोलिंग कर रहे हैं और इस तरह की एक्टिविटीज़ को किसी तरह से पहले हो, उसी को पहले निप इन द बड वाली बात है, किया जा रहा है। एक पायलट्स के लिए एक अच्छी खबर है, पायलट्स और साथ साथ पैसेंजर्स, एयर पैसेंजर्स के लिए भी DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो कि एक तरह से समझिए रेगुलेटरी एंड गवर्निंग बॉडी है इंडिया में प्लेन और सिविल एविएशन के लिए, उन लोगों ने कहा है, उन लोगों ने पूरा रिसर्च डेटा ये सब जुटाया, उसके बाद कहा कि पायलट्स ओवरबर्डेंड है, उनको रात में सिर्फ अभी तक 6 लैंडिंग करने की अनुमति थी, नहीं, उनको 2 ही बार लैंडिंग करने की अनुमति दी जाएगी रात में। एक रात में वो 2 ही बार लैंड करा सकते हैं, ये नहीं कि रात भर वो फ्लाइट चलाते रहे। होता क्या है ना कि फ्लाइट में देखने में तो बड़ा आसान लगता है, सुनने में कि पायलट है, बैठे हुए हैं, उनको हाथ से कुछ करना नहीं है, मशीन से सब कुछ हो रहा है, उड़ रहा है, टेक ऑफ कर रहा है, बट इट्स वेरी स्ट्रेनुअस वर्क, वो बहुत ज़्यादा उसमें स्ट्रेन पड़ता है वो फ्लाइंग में। और दूसरा इन्होंने कहा है DGCA ने कि उनको 36 घंटे के बजाय 48 घंटे एक वीक में रेस्ट की ज़रूरत है। आप इमीडिएट इफेक्ट से, सभी एयरलाइंस को कहा गया है कि इमीडिएट इफेक्ट से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कीजिए। 48 घंटे यानी कि 2 दिन, समझिए कि सप्ताह में 2 दिन उनको फ्लाई नहीं करना है, उनको कंप्लीट रेस्ट चाहिए। ये जरूरी है क्योंकि उनके हाथ में लोगों की जिंदगियां रहती है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि थकान के चलते पायलट्स को झपकी आ रही है, या बहुत एक्सीडेंट का जो बाद में इंक्वायरी की गई तो पता चला कि उनको झपकी आ गई थी, वो बहुत फिट नहीं थे, इसके चलते एक्सीडेंट हुआ। तो इस चीज़ से बचने के लिए इस चीज़ को कहा गया है। एक और है, अभी अमित शाह जी ने, जो भारत के कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने कहा है कि पैक्स यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रादर, ये अब जन औषधि केंद्र हम लोग देख रहे हैं, शहर शहर में जन औषधि केंद्र, जहाँ की जेनरिक मेडिसिन मिलती है। नॉर्मल मेडिसिन का दाम अगर 100 रुपये है, तो जेनरिक मेडिसिन शॉप, जन औषधि केंद्र वगैरह में वो आपको 20 रुपये 30 रुपये में मिलेगी, 70-80% सस्ती रहती है। तो ये फैसिलिटी सिर्फ अभी अर्बन एरियाज़ में है, वो भी सभी जगह नहीं, सेलेक्टिवली इसको बढ़ाया जा रहा है। तो अभी अमित शाह ने कहा है कि नहीं, पैक्स के जरिए, पैक्स को भी अभी परमिशन दिया जा रहा है कि आप जन औषधि केंद्र अपने यहाँ खोलिए, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़,
आप जाइएगा, अगर गांव-गांव में जाते हैं देखते हैं पैक्स के छोटे छोटे ऑफिसेज रहते हैं, तो वहाँ जन औषधि केंद्र खुलेगी और वहाँ के लोगों को भी सस्ती मेडिसिन मिलेगी। मेडिसिन का कॉस्ट काफ़ी बढ़ते जा रहा है और वो सस्ती मेडिसिन मिलेगी। तो एक डेटा भी है कि इंडिया में कितने पैक्स हैं और कितने लोग पैक्स ने अप्लाई भी कर दिया, उनको लाइसेंस मिल भी गया है इसके लिए, जन औषधि केंद्र के लिए खुलने के लिए। अगले 1 से 2 महीने में वहाँ से दवाइयाँ मिलने लगेगी। तो रूरल एरियाज़ में रहने वाले जो गरीब तबके के लोग हैं या जो जिनके पास वो पहुँच नहीं है मेडिसिन के लिए, उनको सस्ती मेडिसिन मिलेगी। तो एक बहुत अच्छी खबर है ये लोगों के हेल्थ के लिए। टाइम्स ऑफ इंडिया आगे अपना एक लिखता है, वैनिसिंग हंटर, एक आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया में, द वैनिसिंग हंटर। इसको ये किसको हम लोग, हैरियर, वैनिसिंग हंटर कौन है? हैरियर, HARRIER। इसको हम लोग हिंदी भाषा में गिरगिट मार कहते हैं। गिरगिट मार, वो गिरगिट को पकड़ता है, बहुत सारी चीज, वो देखने में फाल्कन बाज के जैसा लगता है। तो ये क्या है, तमिलनाडु वगैरह में बहुत ज़्यादा है और ग्रासलैंड्स जो होते हैं ना, ग्रासलैंड्स, वहाँ ये विचरण करता है। और इसका मेन फूड जो है वो ग्रास हॉपर्स है, लोकस्ट है, छिपकलियाँ हैं, रोडेंट्स हैं, ये सब को खेत से वो उठाता है, पकड़ता है और खाता है। तो किसानों का एक तरह से समझिए बहुत बड़ा मित्र है ये। फूड प्रोडक्शन उसके चलते बढ़ता है। कहा जाता है कि एक साल में एक हैरियर जो है वो करीब 1.5 मिलियन यानी 15 लाख लोकस्ट को खा जाता है। अब लोकस्ट समझिए, लोकस्ट यानी टिड्डी, टिड्डी का आतंक जब फैलता है तो क्या हालत होती है, पूरा फूड प्रोडक्शन में उस एरिया का बर्बाद हो जाता है। तो हैरियर जो है इसके बारे में है कि अभी तमिलनाडु में इसकी संख्या बहुत कम होते जा रही है। इसके पीछे कारण है कि ग्रासलैंड्स कम हो रहे हैं। ग्रासलैंड्स पर अब तरह तरह के इंडस्ट्रीज बन रहे हैं, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, तो ग्रासलैंड कम हो रहे हैं और ये बेसिकली ग्रासलैंड में ही अपना शिकार करते हैं, प्रे करते हैं। तो इसको बचाने की मुहिम चल रही है। इनका सेंसस किया जा रहा है कि कितने बच रहे हैं, कितने हैं, और इनको कैसे और किया जाए, ग्रासलैंड को और कैसे बढ़ा के रखा जाए, वहाँ पर और इंक्रोचमेंट नहीं किया जाए। तो ये एक इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। एक और न्यूज़ आज हर पेपर में बहुत प्रमुखता से है, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, पायनियर हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो। बांग्लादेश में कल इलेक्शन हुआ था जिसमें अवामी लीग जो है, शेख हसीना जो अभी प्रेजेंट वहाँ की हेड हैं, उनकी पार्टी जो है, ऐसे तो उम्मीद की जा रही थी कि वो जीतेंगी क्योंकि मेन अपोजिशन पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो BNP है वो इलेक्शन का बायकॉट कर रही थी। उनका कहना था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है, ये इंडिपेंडेंट इलेक्शन कराने के लिए केयर टेकर गवर्नमेंट होनी चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन करा रहा था वहाँ इस तरह के, और वहाँ वोटर टर्नआउट कितना हुआ है, 41% के आसपास, 41-42% वोटर टर्नआउट हुआ है। और उसमें 300 सीटें, एक सीट पर कैंडिडेट की डेथ हो गई थी, तो 299 सीट के लिए हुआ, उसमें 222 सीट पर अवामी लीग जीती है। तो ये शेख हसीना बहुत थंपिंग मेजॉरिटी से फिर से वापस आ रही हैं। वो 2008 से उनका वहाँ एक तरह से शासन सत्ता संभाली हुई हैं। भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि उनका रिलेशन भारत से बहुत अच्छा रहा है। उनके फादर बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी थे, शेख मुजीबुर रहमान, उनकी बेटी हैं ये, तो इनका रिलेशन भारत से हमेशा अच्छा रहा है। इनके समय में ही भारत और बांग्लादेश का लैंड डिस्प्यूट जो था, बॉर्डर डिस्प्यूट, वो रिजॉल्व हुआ। वहाँ हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे थे उस पर वो काफ़ी लगाम कसा है शेख हसीना ने। तो भारत के लिए अच्छी खबर है। लेकिन कितना फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, कितना इसके आगे इससे क्या प्रॉब्लम होगा, अपोजिशन नहीं रहने से किसी कंट्री में क्या होती है। एक हेल्दी अपोजिशन किसी भी कंट्री में हर तरह से चलने के लिए अच्छा होता है, जो कि बात बात में आपको टोका टोकी करे कि आप कहाँ गलत कर रहे हैं। कोई रोकने वाला नहीं है तो आप एक तरह से डिक्टेटर हो जाते हैं। तो लेट अस सी एंड लेट अस होप कि आगे अच्छा हो। एक और न्यूज़ है एडिटोरियल पेज पर टाइम्स ऑफ इंडिया में, वो उसमें वही है, बैक टू जेल, बिल्किस बानो वाली बात है। दूसरा है हसीना विंस बट नोट ऑफ इंट्रोगेशन ... है कि हसीना जीत गई लेकिन आगे क्या होगा, अगर अपोजिशन नहीं रहेगा तो आखिर क्या होगा।
कैसे देश आगे बढ़ेगा, कैसे और क्या चीज़ होगा, विदेश की प्रतिक्रिया, दूसरे कंट्रीज़ की प्रतिक्रिया क्या रहेगी, कैसे ट्रेड होगा। तीसरा है मूव ओवर मालदीव्स। मालदीव्स के बारे में है, मालदीव के बारे में भी तरह तरह का है कि कैसे बायकॉट किया जा रहा है, कैसे ये हो रहा है, मालदीव की इकॉनमी को उससे क्या तगड़ा कैसे झटका लगेगा। तो ये सब सारी बातें एडिटोरियल पेज में न सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया में है बल्कि अदर पेपर्स के एडिटोरियल पेज में भी यही सब छाया हुआ है। अब एक दुखद खबर स्पोर्ट्स पेज पर है। जर्मनी के एक बहुत ही नामी फुटबॉलर थे फ्रैंज बैकनबॉयर, जो कि जर्मनी के अभी तक के सबसे फेमस फुटबॉलर माने जाते हैं। वो गर्ड मूलर, ये सब जर्मनी के बहुत नामी फुटबॉलर रहे हैं, मथायस। तो बैकनबॉयर का डेथ हो गया। बैकनबॉयर 3 ऐसे प्लेयर में माने जाते हैं जिन्होंने कि अपने कैप्टनशिप में अपने कंट्री को विश्व विजेता बनाया है फुटबॉल में, और एज ए कोच भी बनाया है। एक का तो अभी 2 दिन पहले डेथ हुआ, मारियो जगालो, जो ब्राज़ील के थे, जिसके बारे में हमने कहा था, और अभी इनका फ्रैंच बैकनबॉयर का डेथ हो गया। इनको लोग प्यार से द कैसर कहते थे, कैसर यानी कि द एम्पायर। ये बहुत फेमस डिफेंडर थे। उस समय 1974 में इन्होंने जर्मनी को चैंपियन बनवाया था एज कैप्टन, और 1990 में फिर जब जर्मनी चैंपियन बना उस समय वो जर्मनी टीम के कोच थे। तो जर्मनी में जिस समय ये कैप्टन थे 74 में, उस समय हॉलैंड के जो कैप्टन थे, नीदरलैंड्स जिसको कहते हैं, जोहान क्रूफ, इन दोनों की राइवलरी बहुत फेमस है। जोहान क्रूफ अटैकिंग फुटबॉल खेलते थे, वो फ्रंट लाइन से खेलते थे, और बैकनबॉयर डिफेंडर थे। तो इन दोनों की राइवलरी बहुत फेमस थी। तो फुटबॉल फ्रैटर्निटी विल मिस हिम। बिजनेस लाइन एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ देता है कि दिस न्यू न्यूक्लियर फ्यूल कैन जनरेट इंडियाज ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन। बिजनेस लाइन एक, और पॉलिटिकल न्यूज़ का जहाँ तक सवाल है, जनरल न्यूज़ वो तो अभी हमने जो टाइम्स ऑफ इंडिया में बताया वही सब है, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या है कि दिस न्यू न्यूक्लियर फ्यूल कैन गारंटी इंडियाज ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन। अभी क्या होता है, अभी हम पावर कहाँ से जनरेट हो रहा है? मोस्टली इंडिया में थर्मल प्लांट है, कुछ न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स हैं, कुछ आपको विंड या सोलर एनर्जी से आते हैं। तो इस तरह के, लेकिन क्या है कि वर्ल्ड टुवर्ड्स ग्रीनर एनर्जी की ओर बढ़ रही है। कहा जाता है कि थर्मल एनर्जी, कोल बेस्ड जो पावर प्लांट्स है ना, वो ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी होता है। तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो एक ग्रीन एनर्जी एक तरह से मानी जाती है, उसमें वेस्टेज कम होता है। लेकिन अभी क्या है कि यूरेनियम 233 ग्रेड जो है वो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम आता है। भारत में थोरियम बहुत ज़्यादा है। थोरियम वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंडिया में पाया जाता है। 1.07 मिलियन टन का रिजर्व इंडिया में एक्सपेक्ट किया जाता है कि थोरियम है। तो भारत एक भारतीय मूल के अमेरिका में है, मेहुल शाह, उन्होंने एक कंपनी बनाई है। कंपनी का नाम है क्लीन कोर थोरियम एनर्जी। तो उसमें उन्होंने किया क्या है, अभी होता क्या है कि थोरियम को आप डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए पावर प्लांट में दिक्कत होती है। न्यूक्लियर प्लांट में थोरियम से पहले उसको एनर्जी उससे लेने के लिए यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 की ज़रूरत होती है, जो कि उसको ब्रेक करता है, और तब यूरेनियम 233 में होकर उससे पावर जनरेट किया जाता है। तो इट्स अ कॉस्टली अफेयर, बहुत टाइम टेकिंग। अभी क्या क्या आता है कि उस तरह के रिएक्टर्स को रैप किया जाता है थोरियम से, और तब उसको स्प्लिट कराया जाता है। तो ये टाइम टेकिंग है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इन्होंने एक बनाया है न्यू कॉन्कॉक्शन, जिसमें कि थोरियम मिक्स किया जाएगा। एक नाम दिया है इन लोगों ने हालेव। हालेव का फुल फॉर्म है हाई एसे लो एनरिच्ड यूरेनियम। यूरेनियम 235 या 239 नहीं रहेगा, एक न्यू लो एनरिच्ड यूरेनियम को थोरियम के साथ उन्होंने मिलाया है, और मिला के इस तरह का एनर्जी के लिए एक तरह से फ्यूल ये बनाया है।
इसको अभी का जो एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें यूज़ किया जा सकेगा। तो इसमें फ़ायदा क्या होगा कि इसमें वेस्टेज बहुत कम होगा। अभी जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है तो न्यूक्लियर वेस्ट वो भी एक हजार्डस है, उस वेस्ट को कैसे डिस्पोजल किया जाए, क्या किया जाए, हालांकि वेस्ट काफ़ी कम होता है लेकिन वो एक इशू है। तो इसमें है कि इस प्रोडक्ट के चलते वो वेस्टेज भी काफ़ी कम होगा। और ये जो कॉन्कॉक्शन बना है, ये जो फ्यूल बनाया गया है उसका नाम दिया गया अनील, ANEEL, एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिच्ड लाइफ। अनिल नाम दिया गया है इनके मेमोरी में। अनिल काकोदकर इंडिया के एक बहुत नामी न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में भी थे, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के भी चेयरमैन थे। तो मेहुल शाह ने ये नामकरण उन्हीं के नाम पर किया है। वो जो फ्यूल बनेगा उसका नाम ANEEL अनिल कहा जा रहा है, एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिच्ड लाइफ। तो ये एनवायरनमेंट फ्रंट पर बहुत एक अच्छी खबर है। इसको अगर कमर्शियल यूज़ में ले आया जाए जल्दी से, अभी अमेरिका में इसके चलते काफ़ी डिबेट हो रहा है, काफ़ी लोग एक्साइटेड है कि इसको अगर एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट में लगाया जाए तो थोरियम का बहुत मैसिव यूज किया जा सकेगा, और खासकर इंडिया जैसे कंट्री के लिए जहाँ के थोरियम बहुत आयात से पाया जाता है। बिजनेस लाइन में एक दूसरा न्यूज़ भी है, ये एनर्जी से रिलेटेड ही है। उसमें है कि बैंकर्स नाउ फेवर क्लीन एनर्जी ओवर फॉसिल फ्यूल। बैंकर्स माने भारत में बैंकर्स जो हैं, बैंक्स जो हैं, वो ग्रीन एनर्जी पर अब ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि लोन अगर देना है पावर प्लांट्स वगैरह को तो न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड जो है या क्लीन एनर्जी से रिलेटेड है, हाइड्रोजन से रिलेटेड है, उसके लिए लोन ज़्यादा दे रहे हैं। थर्मल बेस्ड पावर प्लांट या कोल माइनिंग ये सब के लिए लोन कम दे रहे हैं। पिछले साल का रिकॉर्ड है, जो डेटा है कि पिछले साल जो भी प्लांट्स, पावर प्लांट्स ये सब के लिए दिया गया लोन, उसमें 100% दिया गया इस तरह का क्लीन एनर्जी, यानी कि सोलर और विंड एनर्जी, ये सब से जो पावर जनरेट होगा उसके लिए लोन दिया गया। बैंक इसको डिस्करेज अब कर रहे हैं क्योंकि माना जा रहा है कि अभी जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है ना, वो 10 साल के बाद ऑब्सोलीट हो जाएंगे, 10 साल में उनको फेज आउट करना पड़ेगा। तो उसमें इन्वेस्ट करने से क्या फ़ायदा है? न्यूक्लियर एनर्जी में जाइए, क्लीन एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इस तरह की जो भी एनर्जी उसमें जाइए। तो बैंक्स ने पहले से अपना फोकस क्लियर कर लिया है कि टुवर्ड्स दैट गोल बढ़ना है, टुवर्ड्स क्लीनर एनर्जी बढ़नी है, और अपना फाइनेंसिंग उन लोगों ने इस तरह के थर्मल प्लांट्स वगैरह के लिए कम कर दिया। तो इससे एक और न्यूज़ है आपका, टेलीग्राफ पेपर लिखता है कि उड़ीसा मैग्नेट फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। उड़ीसा में चिल्का लेक है, भीतरकनिका है, ये सब माइग्रेटरी बर्ड के लिए हेवन माना जाता है। अगर आप चिल्का नहीं गए, अगर कभी जाने का मौका मिला, तो चिल्का एक लगून है। लगून क्या होता है कि समुद्र का एक, समुद्र और जो लैंड है, लैंड के बीच में समुद्र का एक आउटलेट, इनलेट कहिए, बहुत छोटा सा खुला रहता है और अंदर सी का पार्ट रहता है। तो चिल्का वही है, लगून। तो वो एशिया का सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर लगून है। और यहाँ आप विंटर के सीजन में ये सब समय जाइए तो वहाँ बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स रहते हैं। अभी हाल में सेंसस हुआ है तो 108 वैरायटी के माइग्रेटरी बर्ड थे और मोर देन 10 लाख नंबर्स था उनका, माइग्रेटरी बर्ड्स का। और भीतरकनिका भी उड़ीसा में है। तो ये दोनों जगह जो है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए इंडिया में, एशिया में स्वर्ग माना जाता है। तो उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, वहाँ कैसे किया जाए, वहाँ फ्रेश सेंसस किया जा रहा है। तो इसके बारे में टेलीग्राफ ने एक अच्छा आर्टिकल लिखा है। उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है एक नया ड्राइव है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ने अपने न्यू इकोनॉमिक एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये किया कि अभी हम लोग 1 नेशन 1 इलेक्शन ये सब की बात कर रहे हैं। 1 नेशन 1 स्टूडेंट आईडी, इस पर बात चल रही है। इसको इम्प्लीमेंट करने की बात है 2026 तक, कि देश में जितने स्कूल्स हैं उनमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं सरकारी और सेमी सरकारी, वहाँ सभी को एक कॉमन एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा। जैसे आधार अभी है आपको, तो स्टूडेंट का एक वो आईडी रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा हर जगह। ऐसे तो एजुकेशन जो है स्टेट सब्जेक्ट भी है, सेंटर इम्पोज नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी बेसिक गाइडलाइंस माननी होगी उनको। तो ये इस दिशा में एक कदम बढ़ाया जा रहा है कि 1 नेशन 1 स्टूडेंट आईडी। और
कॉमन एडमिशन जो कराया जाएगा वो ऑनलाइन एडमिशन कराने की बात है कि स्टूडेंट का एडमिशन जो सरकारी स्कूल वगैरह में हो, इस तरह के सेमी सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन कराया जाएगा। इससे हैसल फ्री रहेगा, कितना सीट है कितना क्या है वो एक समय पता चलेगा और पेरेंट्स को स्कूल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो ये आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं, डिफरेंट न्यूज़पेपर्स हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।